अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे दूसरे व्लॉग में आप लोगों को बहुत खुशामदीद करता हूं और आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग मेरा चैनल देखते हैं, उसको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। उसी तरीके से मेरी भी ये कोशिश होती है कि किसी तरीके से जो नए पुर्तगाल आने वाले हैं इनकी रिहाइश का बंदोबस्त करा सकूँ और यहाँ पर उनको जो मुश्किलात हो रही हैं उसको कम करने में जो मेरे लिंक्स हैं उसमें आप लोगों की कोशिश कर सकूँ। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मैं अपना एक ईमेल एड्रेस और अपना फ़ोन नंबर भी यहाँ आप लोगों को दे दूँगा, जिसमें बाकायदगी से मैं आप लोगों का फॉलोअप ले सकूँगा। आज मैं दो टॉपिक पे बात करूँगा। पहला टॉपिक मेरा थोड़ा सा दर्दनाक है, वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं उस हिसाब से जो पाकिस्तान में शेंजन का वीज़ा रेशियो है वो किस हद तक है, किस तरह जो ये शेंजन कंट्रीज़ हैं क्या रेशियो के हिसाब से पाकिस्तान को वीज़ा दे रही हैं, इसके बारे में बात करूँगा। दूसरा मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि आज पुर्तगाल में मुझे पूरा 1 साल कंप्लीट हो चुका है। तो ये जर्नी मेरी 1 साल की पुर्तगाल में कैसी गुज़री, क्या मुश्किलात मुझे फ़ेस करनी पड़ी पुर्तगाल आके और किन किन लोगों से मुझे यहाँ वास्ता पड़ा, वो सब आप लोगों से डिस्कस करूँगा। तो आए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊँ मेरे दोस्त कि इस वक्त मैं मार्किश मुम्बाल, एक प्लेस है इनका पुर्तगाल में, सेंटर है, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे आप देख सक रहे होंगे कि चारों तरफ जो है वो ग्रीनरी है। बहुत अच्छा मुझे अंदर से फ़ील हो रहा है। यहाँ पे फ्रेश एयर है और लोग वॉक कर रहे हैं मुसलसल। तो अब मैं वीडियो की तरफ चलता हूँ मेरे दोस्तों। और दूसरा मैं आपको ये बताऊँ मेरे दोस्तों कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, जो कंट्रीज़ पाकिस्तान को शेंजन वीज़ा दे रहे थे, जिसमें सबसे बड़ी तादाद स्पेन की थी और स्पेन के बाद जर्मनी की थी, इन लोगों ने मज़ीद जो है अपनी पॉलिसियाँ सख्त कर दी हैं। और अगर मैं जर्मनी के बारे में आपको ये बात बताऊँ कि जर्मनी ने कल की न्यूज़ है कि जर्मनी ने क्या किया है कि जितने भी कोई 600-650 वीज़े अभी रिसेंट इन्होंने इशू किए थे, वो वीज़े भी इन्होंने कैंसिल कर दिए हैं। ठीक, इनका कहना ये है जर्मन चांसलर का कि पाकिस्तान के जो अभी इन्होंने रिसेंटली 600 ताजिरों के वीज़े भी कैंसिल किए हैं, उनके अकाउंट भरे हुए थे, पैसा उनके पास भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ इस बात में कर दिया उनको वीज़े लगाने के बाद, इसलिए क्रॉस कर दिए वीज़ों पर कि उन्होंने बोला कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बैंक करप्सी और बड़े प्रॉब्लम के हालात में है। तो जितने भी ये पैसे वाले लोग हैं ये जर्मन जाके वापस नहीं आएंगे, इसलिए इन लोगों ने वीज़े कैंसिल कर दिए हैं। और मज़ीद और जर्मनी के बारे में आपको ये बात भी बताऊं कि स्पेन के बाद सबसे बड़ी तादाद में जर्मनी ने पाकिस्तानियों के वीज़े अप्रूव करना शुरू कर दिए थे। मैं यहाँ पर पर्सनली ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कि फ़्रेश पासपोर्ट पर अभी 4-4 महीने पर फ़्रेश पासपोर्ट पे यहाँ पुर्तगाल उतरे हैं जर्मनी के वीज़ों पे और कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन जर्मन ने इंटरव्यू के बाद इनके वीज़े अप्रूव किए। दूसरा मेरे दोस्तों, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो पुर्तगाल में मेरा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मैं यहाँ पे लैंड किया, तो सबसे पहले मैं अपने एक जानने वाले के पास गया जिनसे मैं पाकिस्तान में एवरीडे के बुनियाद पे मिला करता था। जब भी वो पाकिस्तान आते थे तो वो मुझसे हमेशा यही बोलते थे कि बेटा कोई मसला नहीं है, तू एक दफ़ा मुझे आवाज़ मार, जैसे ही पुर्तगाल पहुँच जा तो मैं तेरी हर तरीके से मदद करूँगा। जब मैं यहाँ पर आया, पुर्तगाल आया, तो सबसे पहले मैंने उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने मुझसे बोला कि आओ ठीक है एक जगह पे मीट करते हैं। जब मैं उनसे मीट किया, उनके पास गया मिलने के लिए, तो सबसे पहला मेरा टारगेट ये था कि मुझे अपनी यहाँ पे फ़ाइल लॉक करवानी थी। तो जब मैंने उनसे ये ज़िक्र किया कि सर मुझे फ़ाइल लॉक करवा दें मेरी, जितना कम पैसे में लाया हुआ हूँ और काफ़ी पैसे तो मैं खा भी चुका हूँ यहाँ पर, तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैं तुम्हारी फ़ाइल के 1000 यूरो तुमसे लूँगा। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि ये काम यहाँ फ्री में होता है, लेकिन ये काम मैंने फ्री में इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने ये सोचा कि अगर मैं जॉब ढूंढने के पीछे जाऊंगा तो पता नहीं मुझे 3 महीने या 4 महीने बाद जो मुझे नौकरी मिलेगी तो उसमें ऐसा ना हो कि ये 3-4 महीने मेरे ज़ाया हो जाएं। तो मैंने फ़र्स्ट प्रायोरिटी, और आप लोगों को भी यही कहता हूँ कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी अपनी यही रखें कि जब भी आप उतरते हैं, नौकरी जब भी मिले आपको, जब भी मिले, लेकिन पहले आप आके अपनी फ़ाइल लॉक करवाएँ। खैर आगे चलते हैं। तो जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरी फ़ाइल लॉक करवा दें, क्योंकि मैं यहाँ ज़्यादा डीपली लोगों को जानता नहीं हूँ, तो मुझे उन्होंने 1000 यूरो का झांसा देना शुरू किया। मैं उनको बता भी रहा हूँ कि सर मैं यूट्यूब पे हूँ, मुझे सारी चीज़ों का पता है कि फ्री में सारे काम होते हैं, मेहरबानी कर दें, जो यहाँ रेट चल रहा है बाहर जो 400-500 का रेट है उसी में मेरा काम कर दें। तो बहरहाल वो मुझे डराते रहे कि ऐसा हो जाएगा, लेके भाग जाएगा, यूँ हो जाएगा। माना ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मुझे लगता है उनको मेरा ख्याल करना चाहिए था। लेकिन बहरहाल फिर मैं जब यहाँ पे रिहाइश के लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई मेरी रिहाइश का कोई बंदोबस्त करा दें, कोई बेड स्पेस मुझे करा दें, तब भी वो उनके पास अवेलेबल थी, लेकिन तब भी वो मुझे ये बात बोलते रहे कि यार पहले तुम फ़ाइल लॉक करवाओ, उसके बाद ये तुम्हारा मसला ये भी मैं हल करा दूँगा। मतलब एक तरीके से वो मुझे ब्लैकमेल करते रहे कि रिहाइश का मसला मैं तुम्हारा तब हल कराऊँगा जब तुम मुझसे फ़ाइल लॉक कराओगे। इनडायरेक्टली वो मुझसे ये कहते रहे। खैर मैं यहाँ पर आया तो मैंने आते ही एक हॉस्टल है एक टर्किश लोगों का अंजूस पे, मैंने यहाँ पे एक कमरा इन लोगों से लिया और लेने के बाद जो है वो वहाँ पे रहना शुरू किया। और फिर मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे लीगल एंट्री के बाद मुझे फ़ाइल की भी रेट दे दो। तो उसने मुझे जो रेट दिए, जो मेरे ख्याल से 400 थे आज से 1 साल पहले,
तो मैंने उसको आधे पैसे दे दिए। मैंने कहा भाई ये 400 यूरो रख लो। अच्छा, उस ज़माने में जो सोशल है ना वो बहुत लेट आ रहा था, तो मैंने उनको 400 में से 200 यूरो दिए। मैंने कहा जब बाकी के पैसे मैं तब दूंगा जब आप मेरा सोशल अप्लाई कर दोगे, मेरे आधे डॉक्यूमेंट बन जाएंगे, तो बाकी का जब मैं फ़ाइल अपनी हैंड ओवर लूँगा तो बाकी के पैसे भी आपको दे दूँगा। तो उन साहब ने जो है वो, आप जितने भी यहाँ लिस्बन लोग आ रहे हैं उनके हॉस्टल में रखते हैं, तो उनको आइडिया है कि वो किस किस्म का, आई एम सॉरी मैं उनको अब्यूज़ करूँगा, किस किस्म का कमीना और ज़लील आदमी है वो, कि उसके पास जो बंदा फंस जाए तो वो उसके सारे पैसे खा जाता है। ठीक है, वो अगर आप देखें तो यूट्यूब में भी किसी एक भारतीय ने, मेरे भाई ने उसके वीडियो बनाई हुई है, उसके ऊपर उसको बताया कि ये लीगल एंट्री देता है यहाँ पर और ये बहुत अच्छा बनता है। खैर पहले तो मैं उसके पास फंसा, फिर मेरा ड्यूरेशन चलता रहा। मैंने सोचा कि मैंने इस बंदे से फ़ाइल लॉक के इसको 200 यूरो दिए हुए, और जब तक मेरी फ़ाइल के पेपर नहीं हो जाता तो मैं इससे बोलता हूँ कि ये रूम मुझे 1 महीने के लिए एक्सटेंड कर दे। वो मैंने उसको 1 महीने का पैसा भी दे दिया, एक रूम उससे प्रॉपर ले लिया। मेरे ख्याल से 400 यूरो का उसने मुझे एक रूम दे दिया। सीज़न ऑफ का टाइम था इसलिए 400 यूरो में मुझे एक रूम मिल गया। फिर वो होता मेरे साथ ये रहा कि जब कोई फैमिली आती थी तो वो मुझे उस रूम से निकालता था और निकाल के मुझे दूसरे रूम में शिफ्ट करता था। हालांकि मैंने उसी रूम के उसको 400 दे दिया। उसने जितना मुझे वो टॉर्चर कर सका उसने मुझे टॉर्चर किया भरपूर। फिर जो टाइम उसने मुझे दिया था मेरी फ़ाइल का, उससे वो एक्सीड कर गया। मैंने उससे बोला भाई तुम क्यों नहीं मेरा काम कर रहे, क्यों तुम मुझे इतना लेट कर रहे हो? तो वो मुझे ये बात बोलता रहता था कि अभी मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, अभी रुक जाओ, अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है। मैं थोड़ा सा परेशान हुआ। फिर मैंने उससे बोला कि यार आप मेरे पैसे वापस कर दो, ठीक है, अगर आपसे नहीं हो रहा है मैं किसी और से करवा लेता हूँ, ठीक है। तो उसने फिर क्या किया कि वो जो 200 यूरो मैंने दिए थे ना उसको, उसमें से 100 यूरो उसने मेरे मुंह पे मारे, ये पकड़ो जाओ और किसी और से कराओ। 100 यूरो मेरे अभी भी वो रखा हुआ था और कह रहा था मैं बाद में देता हूँ। फिर मैंने यहाँ पे 2-3 लोगों से सलाम दुआ करके मैंने दोबारा अपनी फ़ाइल लॉक करवाई, ठीक है ना। फ़ाइल लॉक उस वक्त तो नहीं हुई थी मेरी, जो टर्किश के पास मैं रह रहा था, क्योंकि उसने डॉक्यूमेंट बनने वो बकौल उसके के दिए हुए थे। खैर मैंने किसी और बंदे को दिया, उसने मेरा सारा प्रोसेस किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो है वो मैंने रूम देखना शुरू किया। अल्लाह का शुक्र है ताल्लुकात की बुनियाद पे मुझे रूम भी मिला। उसके बाद फिर टर्किश भाई की मुझे कॉल आई कि भाई वो तुम्हारा जो है वो सोशल आ गया है और वो यूँ है, मेरे बाकी के पैसे दो। उसने फिर मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया कि तुम जो आधा पैसे मुझसे वापस ले गए हो, अब मैं तुम्हारा काम पूरा हो गया है। हालांकि फ़ाइल मैंने उससे लॉक नहीं करवाई थी, फ़ाइल में किसी और से लॉक करवा चुका था। खैर अभी मेरी खैरी उनसे बातचीत नहीं है, मैंने उसको पैसे भी नहीं दिए और मैंने कहा भाई मैं काम किसी और से करवा चुका हूँ, पहली चीज़। अच्छा, दूसरा अगर मैं आगे बढ़ूँ भाई तो 4 महीने हो गए थे तकरीबन, और जो पाकिस्तान से पैसा मैं लाया हुआ था वो तकरीबन खा चुका था, पैसा सारा ख़त्म हो चुका था। फिर मैंने नौकरी ढूंढना स्टार्ट की फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट मंथ, और मुझे नौकरी यहाँ पे नहीं मिल रही थी। मैं जगह जगह रेस्टोरेंट्स में जाता था, मैं हर एशियन बंदे के पास जाता था कि मुझे काम पे रख लो। तो जब मैं एशियन लोगों के पास जाता था तो वो ये कहते थे कि भाई, हालांकि रेट यहाँ पे 705 का था, ठीक है, उस वक्त भी, आज से 1 साल पहले। तो वो लोग मुझे ब्लैकमेल, एशियन लोग मुझे ब्लैकमेल करते थे कि भाई दुआ करो बस तुम्हारे डॉक्यूमेंट बन जाएं और हम तुम्हें जो है वो फॉर वक्त जो है फिल वक्त तुम्हें 400 यूरो पे देंगे, अगर करना है तो करो नहीं तो छोड़ दो। तो बहुत टेंशन होती थी मुझे कि यार अगर 400 यूरो पे मैं काम करूँगा तो मुझे मेरे अपने ख़र्चे भी निकलना, पाकिस्तान पैसे भेजना तो दूर, मेरे अपने खर्चे निकलना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो बस अल्लाह अल्लाह करते करते रेस्टोरेंटों में जाना शुरू किया, मैंने होटलों में जाना शुरू किया, फिर अल्लाह से दुआएं भी कर रहा था। फिर अचानक अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो एक होटल में मैं गया और मैंने अंग्रेज़ी में उनसे बात की और मैंने बोला कि मैं किसी किस्म का हार्ड काम भी कर सकता हूँ, अगर आपके नज़र में कोई गैस रिलेशन का काम हो तो मुझे ज़रूर बताएं। और तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उन्होंने मुझे काम दिया और वो काम ऐसा था कि वो भी मेरे साथ ड्रामे करता रहा। पुर्तगीज़ जो था उसने मुझे बोला कि मैं अब दे रहा हूँ, 2 महीने बाद दे रहा हूँ, 3 महीने बाद दे रहा हूँ, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मुझे पूरे पैसे मिलते रहे, जो कि मेरी सैलरी उसने डिसाइड की थी यहाँ गवर्नमेंट रेट के हिसाब से। कुछ एक्स्ट्रा ओवर टाइम के मिला के भी अल्लाह का शुक्र है मेरे पैसे कुछ बन जाते थे, लेकिन पैसे वो 30 तारीख तक वो मुझे पैसे दे देता था। पुर्तगीज़ लोगों का ये बात अच्छी है कि हमारे लोगों ने उनको चालाक तो ज़रूर कर दिया है, लेकिन कम से कम वो पैसे देने में ना वो प्रॉब्लम नहीं करते। खैर 9 महीने में उनके साथ काम करता रहा। अभी रिसेंटली मेरी फैमिली आई है तो मैंने काम छोड़ा है उनके पास से। 9 महीने में उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, कोई 9-10 महीने मैंने एक टैक्स भी नहीं भरा यहाँ पे सरकार को, क्योंकि वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहा था। तो मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं देता तो मैं टैक्स ऐसे भरता। खैर मैंने खामोशी से पहले पैसे उनसे लेता रहा। मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट तो अल्लाह मालिक है, किसी भी जानने वाले से क्या है कि कुछ ना कुछ सेटिंग अपनी बनी जाएगी। तो रिहाइश का मसला अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अल्लाह ताला ने हल कराया कि एक पुर्तगीज़ कपल था, उनके साथ मैंने रहना शुरू किया, एक कमरा उनसे ले लिया, तो बड़ा अच्छा टाइम मेरा गुजरा वहाँ पे। और जब गर्मी का सीज़न स्टार्ट हुआ अभी मिड में, जून जुलाई में, तो उसने भी फिर वो पुर्तगीज़ जो बंदे थे उन्होंने भी ये बात कहना शुरू कर दी कि सर आप जो है वो आपको मूव करना पड़ेगा, क्योंकि हम कमरा जो है वो एयरबीएनबी पे देंगे ज़्यादा पैसों के लिए।
तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो उसने बोला ठीक है आपको पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। तो फिर मैंने पैसे बढ़ा के देना शुरू किए और फिर यहाँ साइड में घर देखना शुरू किया कि मुझे घर मिल जाए तो मेरे लिए बड़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। लेकिन परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने घर भी करवा दिया, अल्लाह का शुक्र है। थोड़ा महंगा मिला लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सारे जो यहाँ मेरे जानने वाले थे उनकी मदद से मुझे यहाँ पे रिहाइश का मेरा मसला हल हुआ। और उसके बाद से शुरू में बड़ी मुश्किलात थी। आप लोगों को भी यही बताना है मेरे दोस्तों, मैं शुरू में भी अपनी फ़ैमिली ला सकता था लेकिन मैं फ़ैमिली इसलिए नहीं लाया कि जिस तरह मैं यहाँ शुरू में आके बंदा दर-बदर होता है बहुत कम पैसों में, उसके बाद लिमिटेड पैसा होता है, तो ऐसा ना हो कि मेरी फैमिली भी यहाँ रुल जाए, परेशान हो जाए। तो अकेले आने का फ़ायदा मुझे ये था कि कभी इस जगह सो रहा हूँ, कभी उस जगह भाग रहा हूँ, कभी इस जगह कर रहा हूँ, तो जो तकलीफ़ मैंने उठाई वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों को उठानी नहीं पड़ी। और दूसरा मैं आप सब लोगों को भी मेरे भाइयों यही बताऊँगा, यही मशवरा दूँगा कि अगर पुर्तगाल की तरफ आ रहे हैं यूरोप में या किसी भी यूरोप कंट्री में सेटलमेंट का सोच रहे हैं तो पहले कोशिश कर लें कि आप ख़ुद यहाँ पर आ जाएं। इसलिए कि अगर आप आ जाते हैं तो बहुत सारी परेशानियों से जो आप नए नए कंट्री में उठाने वाले हैं तो वो पीछे आपकी फ़ैमिली जो है वो उससे बच जाती है। क्योंकि जब आप यहाँ सेटल हो जाते हैं तो फैमिली जो है वो ऑटोमेटिकली जब आती है तो आप उनको फिर हर तरीके का सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप इस कंट्री को जान चुके होते हैं और समझ चुके होते हैं जिस भी कंट्री यूरोप के पार्ट में आप रह रहे हैं। दूसरा मैं अपने नए आने वाले भाइयों को यही बोलूँगा कि आज भी मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आई हुई हैं जो अपनी फैमिली के साथ रिसेंटली लैंड किए हैं यहाँ पे, कोई दुबई से, कोई इंडिया से, कोई पाकिस्तान से, कोई टर्की से। हमारी पाकिस्तानी भारत की फ़ैमिलियाँ, पाकिस्तान की फ़ैमिलियाँ, कुछ नेपालीज़ हैं, कुछ बंगालीज़ हैं। तो उन सबको मैं ऑन एयर यही बात बोलता हूँ कि भाई कोशिश करके अपने आने से पहले अपनी रिहाइश का बंदोबस्त कर आएँ, हाथ पैर मार कर आएँ। क्योंकि यहाँ पर अभी जो रिसेंट मेरे पास कॉल आई है वो बंदा कोई 8-10 दिन से हॉस्टल में बैठा हुआ है, उसको रिहाइश नहीं मिल रही और 80 यूरो 90 यूरो पर डे के हिसाब से वो लोग हॉस्टल का और होटल का पे कर रहे हैं, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। और न जाने आगे कितने दिन तक रिहाइश का अरेंजमेंट नहीं हो पाता। दूसरा एक मेरा अपने लोगों से मेरी ये शिकायत भी है कि जब वो कोई बड़ा घर उनको सक्सेसफुल होते हैं, उनको मिल भी जाता है, जो साल 2 साल यहाँ पुराने हैं, वो एक नई पॉलिसी यहाँ पे शुरू कर देते हैं कि यार अगर हम एक कमरा दे रहे हैं, ज़ाहिर है वो 4 कमरे अगर उनके पास हैं तो 1-2 कमरे वो रेंट पे देते हैं। तो जब वो एक कमरा रेंट पे दे रहे हैं तो उनकी कोशिश ये होती है कि यार हम किसी ऐसी फैमिली को ना दें जिनके पास बच्चे हों। हालांकि मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा हकदार वही लोग हैं जिनके पास छोटे बच्चे हैं, क्योंकि जो सिंगल फैमिली है, जो कपल्स हैं, जो लड़के लोग हैं, वो तो चलो कहीं ना कहीं गुजारा कर लें, लेकिन बच्चों के साथ एक नए कंट्री में संभलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरी अपने लोगों से ये बहुत ज़्यादा शिकायत है कि वो कोशिश ये करते हैं कि जिनके साथ छोटे बच्चे हों, 6 महीने के बच्चों से लेके कोई 7-8 साल के बच्चे हों, उनको वो लोग कमरा देना पसंद नहीं करते। वो बोलते हैं ये बच्चे शोर करेंगे, जिसकी वजह से हमारे वो लोग जिनके छोटे बच्चे हैं उनको रिहाइश में और ज़्यादा मुश्किल होती है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। अगर आपके पास रूम अवेलेबल है तो प्लीज़ ज़रूर मुझे बताएं। और बच्चों की वजह से परेशान मत हों, इसलिए कि वो बच्चे जो फैमिली है उसके पेरेंट्स इतने परेशान होते हैं तो फ़ौरन उनकी मदद करनी चाहिए हम लोगों को। और बच्चों की वजह से हम लोगों को और आसानी करनी चाहिए, ना कि हम लोग ये बोलें कि यार हम आपको कमरा नहीं दे सकते इसलिए क्योंकि आपके बच्चे शोर मचाएंगे। ये एक बहुत गलत बात लगती है मुझे। अच्छा, एक बात यहाँ पे मैंने और नोट की कि जब मैं पुर्तगाल आने वाला था तो मैंने फ़ेसबुक पे जो मुख्तलिफ हमारे ग्रुप्स हैं वहाँ से मैंने कुछ लोगों से दोस्ती भी की थी जो अच्छे यहाँ की क्रीम्स हैं, और मैंने उनको अपने फ़ेसबुक पे ऐड करके उनसे रिक्वेस्ट भी की कि सर मैं पुर्तगाल आने वाला हूँ तो प्लीज़ अगर कोई हेल्प हो सके तो कीजिएगा। उस वक्त तो उन्होंने ज़रूर बोला कि यार आप आएँ, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन जब मैं यहाँ पुर्तगाल लैंड किया और मैं जब उन लोगों को कांटेक्ट किया रिहाइश के हवाले से और जॉब के हवाले से, हालांकि वो यहाँ माशाल्लाह इंडस्ट्रियलिस्ट के मालिक भी हैं वो लोग ना पुर्तगाल में, अच्छे बिजनेसेस हैं उनके। तो जब मैंने उन्हें कांटेक्ट किया तो उन्होंने मेरे मैसेजेस का जवाब ही देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से मुझे और बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। क्योंकि मैंने सोचा कुछ था, दिमाग में प्लान कुछ किया हुआ था, लेकिन जब यहाँ उतरा और इनके बिल्कुल ज़ीरो रिस्पांस देखे तो और मुझे अकेला फ़ील हुआ, लोनलेस फ़ील हुआ। मैं और ज़्यादा टेंशन में आया कि यार मैं क्या करूँ, ज़बान इस कंट्री में मुझे आती नहीं है और अपने जो लोग हैं यहाँ बिल्कुल सपोर्ट करते नहीं हैं। इवन कि अगर आप किसी एशियन शॉपों पे चले जाएं और वहाँ आप ये पूछ लेना कि यार ये बेलन है, ये बेलन कहाँ से मिलेगा रोटी बनाने वाला, वो लोग ये तक नहीं बताते। तो कुछ हमारे लोगों की बुरी बातें हैं कि वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। इवन कि अगर आप ब्राज़ीलियन की बात कर लें तो ब्राज़ीलियन से अगर आप किसी किस्म की मदद लें तो वो गैर ज़बान लोग हैं, गैर मज़हब लोग हैं, वो फिर भी आपकी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। तो बस कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी हैं, लेकिन हमारे लोगों को मैंने यहाँ पे 1 साल में बहुत बुरा पाया।
और मैंने यही देखा कि हमारे लोग यहाँ भी एक दूसरे की काट में लगे रहते हैं, बजाय इसके कि उस परवरदिगार की रज़ा की खातिर एक दूसरे की मदद की जाए। मैं ये नहीं कहता, अगर मिसाल दे रहा हूँ आपको, मैं ये नहीं कहता कि आप फ़ाइल लॉक के पैसे ना लो। यहाँ पे जो लोग हैं जो फ़ाइल लॉक करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा उनको। देखिए, हर आदमी के सर्विसेज के चार्जेस होते हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अगर आप टिकट लेने भी जा रहे हो किसी से, उसकी सर्विसेज ले रहे हो, तो ठीक है, उसकी कोई फ़ीस है, लेकिन फ़ीस लो, लेकिन उसका काम कर दो, उसको परेशानी ना हो किसी किस्म की, ठीक है ना। और रेट वो दो, वो सर्विस के रेट दो। ये मत देखो कि कोई नया आया हुआ है आप उसको खा जाओ, ये हरकतें नहीं होनी चाहिए, जिस तरह की जो शुरू में मेरे साथ मुझे फ़ेस करनी पड़ी। और मज़े की अगर बात बताऊं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ये बात भी बोलते हैं कि हाँ यार, सारे काम फ्री में हो जाते हैं, वेट करना पड़ता है, यूँ होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वेट करने से आप लोगों का ही नुकसान है। मैं अपनी मिसाल ले लूँ, क्योंकि मैंने आते ही यहाँ पैसों को तरजीह नहीं दी। मैंने आते ही यहाँ पे सबसे पहले अपना पेपर वर्क कंप्लीट किया, चाहे उसमें मुझे पैसे देने पड़े कुछ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अगर मैं अपनी जॉब के हवाले से ये सोचता कि मेरी जॉब हो जाएगी, फिर ये सारे डॉक्यूमेंट बन जाएंगे, मुझे जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, अगर मैं ये सब सोचता तो आज 1 साल हो गया मैं अपनी फ़ाइल लॉक नहीं कर पाता। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं पुर्तगीज़ के साथ काम किया और पुर्तगीज़ ने भी मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। तो ये चंद चीज़ों का सामना आपको करना पड़ता है। इन सब, अगर पुर्तगाल आ रहे हैं तो इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहें। और पुर्तगाल के बारे में तो मैं आपको बताता रहता हूँ कि पुर्तगाल जो है एक बहुत खूबसूरत कंट्री है। यहाँ आना ज़रूर आपका बनता है, इसलिए भी क्योंकि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे वेदर बहुत खूबसूरत है। अभी देखें, इतना खूबसूरत मौसम है, यहाँ पे लाइट सी धूप आई हुई है। और अगर आप देखें पूरे यूरोप में जहाँ पे 2-2 घंटे का रास्ता है, जैसे स्वीडन हो गया, जर्मनी हो गया, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, यहाँ पे हर तरफ बर्फ़बारी है। तो पुर्तगाल इस हवाले से भी बहुत खूबसूरत जगह है कि आप बिल्कुल सर्दी में ठिठुरते नहीं हो, बिल्कुल लाइट सर्दी में आप यहाँ का वेदर एंजॉय करते हो। तो मेरे दोस्तों, बस अपना ख्याल रखें बहुत बहुत। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे ज़रूर बात होती है। अपना बहुत ख्याल रखें मेरे दोस्तों। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।